हेलो दोस्तों, बिगनर्स पॉइंट में आपका स्वागत है। और अभी हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 14, राज्य की कार्यपालिका। राज्यपाल। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान राज्यपाल होता है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति उसी में निहित होती है। राज्य की सभी कार्यवाही राज्यपाल के नाम से ही की जाती हैं। सामान्यतः प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल की व्यवस्था की गई है, किंतु एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। राज्य का राज्यपाल निर्वाचित नहीं होता, वह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और उसी के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। भारत का कोई भी नागरिक जो 35 वर्ष से अधिक आयु का हो इस पद के लिए पात्र होगा, किंतु उसे लाभ का कोई पद धारण नहीं करना चाहिए। राज्यपाल सामान्यतः 5 वर्षों के लिए नियुक्त किया जाता है, पर इसके पहले भी उसे पदच्युत किया जा सकता है। अनुच्छेद 156, वह अपना पदत्याग भी कर सकता है। राज्यपाल की शक्तियाँ। राज्यपाल को राष्ट्रपति की भांति कोई राजनयिक या सैन्य शक्तियाँ प्राप्त नहीं हैं, किंतु उसे राष्ट्रपति के शासन समान ही कार्यपालिका, विधायी और न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त हैं। कार्यपालिका शक्ति। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। वह इसका प्रयोग या तो प्रत्यक्षतः या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से संविधान के अनुसार करेगा। अधीनस्थ अधिकारियों में मंत्रीगण शामिल हैं। कार्यपालिका शक्ति को न तो कठोरता परिभाषित किया गया है और न ही कार्यपालिका शक्तियों की अंतिम सूची दी गई है। कार्यपालिका कृत्य में नीतियों का सूत्रीकरण तथा उनका निष्पादन शामिल है। राज्य के विधायी तथा न्यायिक कृत्यों के अपवर्जन के पश्चात अवशिष्ट शासकीय शक्तियां राज्य की कार्यपालिका शक्ति गठित करती हैं। कार्यपालिकीय कृत्यों में निम्नलिखित शामिल हैं: विधायियों का निष्पादन, विधियों का निष्पादन, शासकीय नीति का सूत्रीकरण तथा उसका निष्पादन, विधि तथा व्यवस्था का अनुरक्षण, सामाजिक तथा आर्थिक कल्याण संबंधी कार्य, राज्य के सामान्य प्रशासन का संचालन तथा अधीक्षण। उसे नियुक्ति संबंधी व्यापक शक्तियां प्राप्त हैं। वह मंत्रिपरिषद का गठन करता है। मंत्रिपरिषद के मंत्री व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। वह महाअधिवक्ता और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को नियुक्त करता है। राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्त करने की शक्ति नहीं है, किंतु इस विषय में वह राष्ट्रपति उससे परामर्श करता है। वह राज्य की विधानसभा में एक से अनधिक आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य का नाम निर्दिष्ट करता है। वह विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को नाम निर्दिष्ट करता है, जो साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और सामाजिक सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव रखते हैं। वह कुल अधिपति होने के कारण विश्वविद्यालय के कुलपतियों को भी नियुक्त करता है। विधायी शक्ति। राज्यपाल राज्य विधानमंडल का एक अंग है। कोई भी विधेयक राज्यपाल की अनुमति से ही कानून बनाता है। उसे राज्य विधानमंडल को संबोधित करने का एवं उसे संदेश भेजने का अधिकार प्राप्त है। उसे सत्र को आहूत करने, सत्रवासन करने और विघटन करने का अधिकार है। वह विधानमंडल के समक्ष वार्षिक विवरण भी रखवाता है। उसे धन विधेयक और अनुदान की मांगों की सिफारिश करने की शक्ति प्राप्त है। वह विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए रोक सकता है। ऐसे विधेयक हैं: व्यक्तिगत संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित विधेयक, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में कमी से संबंधित कोई विधेयक, संसद द्वारा निर्मित कानून के अधीन आवश्यक घोषित वस्तुओं पर करारोपण से संबंधित विधेयक, समवर्ती सूची में शामिल विषयों से संबंधित विधेयक जिनसे संघ एवं राज्यों के बीच टकराव की संभावना हो। अन्य कोई विधेयक जिसके कारण केंद्रीय सरकार या अन्य राज्यों की सरकारों में विवाद होने की संभावना हो। राज्यपाल को विधानमंडल के अधिनियम का प्रभाव रखने वाले अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अनुच्छेद 213। पर यह शक्ति तभी होगी जब विधानमंडल या उसके दोनों सदन सत्र न हो। वह इस शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा। अध्यादेश राज्य विधानमंडल के समक्ष पुनः समवेत होने पर रखा जाएगा और पुनः समवेत होने की तारीख से 6 सप्ताह के पर्यावसान के पश्चात वह अपने आप समाप्त हो जाएगा। राज्यपाल किसी भी समय किसी भी अध्यादेश को वापस लेने के लिए सक्षम है। अध्यादेश की शक्ति की परिधि का विस्तार राज्य विधानमंडल की विधायी शक्ति के बराबर होगा। यदि समवर्ती सूची में शामिल विषय से संबंधित संघ की किसी विधि से राज्यपाल के अध्यादेश का विरोध हो, तो इस विरोध के होते हुए भी वह अभिभावी होगा यदि अध्यादेश राष्ट्रपति के निर्देश के अनुसरण में बनाया गया हो। लेकिन राज्यपाल ऐसे विषयों पर अध्यादेश नहीं ला सकता जिन विषयों में से संबंधित विधेयक को वह राष्ट्रपति की अनुमति के लिए रोके रख सकता है। इन विषयों से संबंधित अध्यादेश के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। अब आ जाते हैं न्यायिक शक्ति। वह किसी दंड को क्षमा, उसका
प्रविलंबन, विराम या परिहार कर सकेगा या किसी दंडादेश का निलंबन, परिहार या लघुकरण कर सकेगा। यह ऐसे व्यक्ति के संबंध में होगा जिसे ऐसी विधि के अधीन अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया हो जिसके संबंध में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। अब आ जाते हैं आपात शक्ति। यदि राज्यपाल को यह समाधान हो जाए कि राज्य में शासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा रहा तो वह राष्ट्रपति को प्रतिवेदन भेजकर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश कर सकता है। विवेकाधीन शक्तियाँ। असम का राज्यपाल अपने विवेक के अनुसार वह रकम अवधारित करेगा जो असम राज्य खनिजों की अनुज्ञप्तियों से उद्भूत होने वाले स्वामित्व के रूप में जिला परिषद को देय होगा। अनुच्छेद 239(2) के अनुसार यदि किसी राज्य के राज्यपाल को निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक नियुक्त किया जाता है तो वह प्रशासक के रूप में अपने कृत्यों का प्रयोग अपनी मंत्रिपरिषद से स्वतंत्र रूप में करेगा। अनुच्छेद 356 के अनुसार राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर वह अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को भेज सकेगा। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाने पर राज्यपाल राष्ट्रपति के अभिकर्ता के रूप में स्वयं शासन चलाएगा। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कुछ विधेयकों को वह राष्ट्रपति की अनुमति के लिए रोक सकेगा। विधानमंडल में किसी भी दल को बहुमत न मिलने पर वह स्वविवेक से मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। विशेष उत्तरदायित्व के मामले में राज्यपाल मंत्रिपरिषद से परामर्श करता है किंतु अंतिम विनिश्चय उसका अपना होता है। उसे न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 371(2) के अधीन महाराष्ट्र और गुजरात के राज्यपाल को विदर्भ और सौराष्ट्र के विकास का विशेष दायित्व सौंपा गया है। नागालैंड के राज्यपाल को विधि एवं व्यवस्था की बाबत इस प्रकार का उत्तरदायित्व तब तक है जब तक कि उस राज्य में विद्रोही नागाओं के कारण आंतरिक अशांति बनी रहती है। मणिपुर के राज्यपाल का उस राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनने वाली राज्य की विधानसभा की समिति का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करना उसका विशेष दायित्व होगा। सिक्किम के राज्यपाल का यह विशेष दायित्व है कि वह शांति के लिए और सिक्किम की जनता के लिए विभिन्न विभागों की सामाजिक और आर्थिक उन्नति सुनिश्चित करने के लिए कार्य करे। ऐसे विशेष दायित्वों के निर्वहन में राज्यपाल को समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार काम करना पड़ता है। यदि हम राज्यपाल के उपयुक्त अधिकार का दृष्टिपात करें तो ऐसा लगता है कि राज्यपाल एक बहुत शक्तिशाली अधिकारी है, किंतु वास्तविकता इससे सर्वथा भिन्न है। हमने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है जिसमें वास्तविक शक्तियां मंत्रिपरिषद को प्राप्त होती हैं, न कि राज्यपाल को, किंतु असाधारण स्थितियों में राज्यपाल को अपने विवेक से काम करना पड़ सकता है। राज्यपाल की शक्तियों को लेकर विवाद उठते रहे हैं। चूंकि वह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है तथा उसके प्रसाद पर्यंत सत्तारूढ़ रहता है, अतः साधारणतया धारणा है कि उसे राष्ट्रपति की सलाह के अनुसार आचरण करना पड़ता है और वह उसकी अपेक्षा नहीं कर सकता, किंतु साथ ही उसे मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार भी कार्य करना पड़ता है। इस प्रकार उसे दो स्वामियों की सेवा करनी पड़ती है। यदि दोनों की सलाहों में परस्पर विरोध हो तो वह किसकी सलाह मानेगा? मोटे तौर पर अधिकांश राज्यपालों ने राष्ट्रपति की सलाह के अनुसार काम किया। इस कारण राज्यपाल की भूमिका की आलोचना होती रही है। राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में यह सहमति बनी कि किसी व्यक्ति को उस राज्य का राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जाए जिसका वह निवासी हो। राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व संबंधित राज्य की मुख्यमंत्री से विचार विमर्श किया जाए। हालांकि इस व्यवस्था के कई अपवाद सामने आए हैं और व्यवहार में इस प्रथा की अवहेलना हुई है। राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी विवाद एवं विभिन्न आयोग। राज्यपाल की नियुक्ति एवं भूमिका सदैव से चर्चा का विषय रही है। इस संबंध में सरकार द्वारा समय समय पर विभिन्न आयोग और समितियां गठित की जाती रही हैं। प्रमुख आयोगों एवं समितियों की सिफारिशें इस प्रकार हैं। प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 में बना था। प्रशासनिक सुधार आयोग की प्रमुख सिफारिशें क्या है? उसकी पहली सिफारिश है, उस व्यक्ति को राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए जिसे सार्वजनिक जीवन एवं प्रशासन का अनुभव हो और जो अपने आप को दलीय पूर्वग्रहों से मुक्त रख सकता हो। राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श किया जाना चाहिए।
राज्यपाल द्वारा अपने स्वविवेक के अधीन प्रयोग की जाने वाली शक्तियों का पर्याप्त स्पष्टीकरण किया जाना चाहिए। यदि राज्यपाल को यह समाधान हो जाए कि मंत्रिमंडल को विधानसभा का समर्थन प्राप्त नहीं है, तो उसे विधानसभा में बहुमत सिद्ध करने के लिए मुख्यमंत्री को कहना चाहिए। यदि मुख्यमंत्री इस संबंध में आनाकानी करता है या विधानसभा का सत्र बुलाने की सिफारिश नहीं करता, तब राज्यपाल को स्वयं विधानसभा का सत्र बुलाकर स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए। अब आ जाते हैं राजमल्लार समिति 1969। इस समिति की प्रमुख सिफारिशें क्या क्या हैं? राज्यपाल की नियुक्ति संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करके ही की जानी चाहिए। राज्यपाल के पद पर सेवा प्रदान कर चुके व्यक्ति को केंद्र अथवा राज्य सरकार के अधीन पुनः सेवा में नहीं लेना चाहिए। राज्यपाल को साबित कदाचार या अक्षमता के आधार पर केवल उच्चतम न्यायालय की जांच के बाद ही हटाया जाना चाहिए। जब विधानसभा में किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो, तो राज्यपाल को विधानसभा का अधिवेशन बुलाना चाहिए और अधिवेशन में बहुमत से चुने गए व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करना चाहिए। फिर आ जाते हैं सरकारिया आयोग 1983। न्यायमूर्ति श्री R.S. सरकारिया की अध्यक्षता में गठित आयोग ने निम्नलिखित सिफारिशें की। राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए जाने वाला व्यक्ति संबंधित राज्य के बाहर का होना चाहिए। राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री की सलाह को संवैधानिक रूप से अनिवार्य घोषित किया जाना चाहिए। यदि राज्य सरकार विधानसभा में अपना बहुमत खो देती है, तो राज्यपाल को तुरंत राज्य में सबसे बड़े विरोधी दल के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना चाहिए। यदि विरोधी पक्ष सरकार बनाने की स्थिति में ना हो, तो उसे राष्ट्रपति को राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश करनी चाहिए। अब आ जाते हैं मंत्रिपरिषद। भारतीय संविधान राज्य की कार्यपालिका शक्तियों का राज्यपाल में सन्निहित करता है, किंतु राज्यपाल वास्तव में एक संवैधानिक प्रमुख होता है। उसकी शक्तियों के उपयोग में राज्य मंत्रिपरिषद उसकी सहायता करती एवं उसे परामर्श देती है। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष राज्य का मुख्यमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राज्य का मुख्यमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्री शामिल होते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, परंतु अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श से करता है। जो मुख्यमंत्री होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। पर किसके? अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श से करता है। ठीक है, जो उसके और मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति मुख्यमंत्री के परामर्श से करता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करती है और किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर सहमत मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। विधानमंडल मंत्रिपरिषद पर पूरक प्रश्न पूछकर, कार्य स्थगन प्रस्ताव लाकर, ध्यान आकर्षण की सूचना देकर तथा विभिन्न संसदीय समितियों जैसे लोक लेखा समिति, प्रकलन समिति, शासकीय आश्वासन समिति, लोक उद्यम समिति, विशेष अधिकार समिति, प्रदत्त विधान समिति इत्यादि के द्वारा नियंत्रण रखता है। मंत्रिपरिषद निम्न कार्य करती है। पहला क्या करती है? यह सरकार की नीति निर्धारित करती है। मंत्रिपरिषद क्या करती है? सरकार की नीतियां निर्धारित करती है तथा उसे क्रियान्वित करने का प्रयास करती है। दूसरा, यह राज्यपाल को सभी प्रमुख नियुक्तियां करने में सहायता देती है। तीसरा, विधानसभा में अधिकतर महत्वपूर्ण विधेयक मंत्रिपरिषद के सदस्यों द्वारा प्रस्तावित किए जाते हैं। चौथा, यह राज्य का बजट बनाती है तथा इसे विधानसभा के द्वारा पारित करवाने का प्रयास करती है। अब आ जाते हैं मुख्यमंत्री। राज्यपाल को उसके कार्यों में सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद के गठन का प्रावधान है, जिसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। व्यवहारतः राज्यपाल विधानसभा के बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। राज्य में मुख्यमंत्री की स्थिति लगभग वैसी ही है जैसी केंद्र में प्रधानमंत्री की। मुख्यमंत्री राज्यपाल को ऐसे नाम सुझाता है जिन्हें वह मंत्रिपरिषद में सम्मिलित करना चाहता है। मंत्रियों को विभागों का बंटवारा भी मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है। वह किसी भी मंत्री को मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है अथवा मंत्रिपरिषद का पुनर्गठन कर उन्हें मंत्रिमंडल से निकाल सकता है। वह विभिन्न मंत्रालयों के कार्य में तालमेल स्थापित करने का प्रयास करता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अन्य मंत्रियों की तुलना में मुख्यमंत्री अत्यधिक शक्तिशाली है, किंतु मुख्यमंत्री सर्वशक्तिमान नहीं है। अपनी मंत्रिपरिषद का गठन करते समय उसे कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे समाज के विभिन्न वर्गों, विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों तथा दल के विभिन्न विचार समूहों का प्रतिनिधित्व।
क्या राज्यपाल मुख्यमंत्री को पदच्युत कर सकता है? हाँ, लेकिन तब जब किसी विधानसभा ने या तो अविश्वास प्रस्ताव पर मत देकर या निंदा प्रस्ताव पर मत देकर या किसी महत्वपूर्ण अध्युपाय को गिराकर यह किसी अन्य प्रकार से प्रत्यक्ष मतदान द्वारा मंत्रिपरिषद में विश्वास का ना होना प्रकट किया हो और राज्यपाल यह समझता हो कि ऐसी परिस्थिति में विधानसभा का विघटन करना उचित नहीं होगा। क्या एक दोष सिद्ध व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है? वी.आर. कपूर बनाम तमिलनाडु राज्य एवं अन्य के मामले में उच्चतम न्यायालय की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने यह अभिनिर्धारित किया कि एक दोष सिद्ध व्यक्ति को जिसे 2 वर्ष से अधिक का कारावास का दंड दिया गया है, मुख्यमंत्री नियुक्त नहीं किया जा सकता है। 2001 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में श्रीमती जयललिता के नेतृत्व में अन्नामुद्रक पार्टी भारी बहुमत से विजयी हुई। चुनाव के पूर्व उनके पूर्व मुख्यमंत्रित्व काल के दौरान किए गए विभिन्न अपराधों के लिए उन्हें भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम के अधीन दोषी ठहराया गया था और 2 वर्षों से अधिक के कारावास से दंडित किया गया था। इस कारण चुनाव आयोग के द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत उन्हें चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। इसके बावजूद उनके दल ने उन्हें दल का नेता चुन लिया और तमिलनाडु की राज्यपाल श्रीमती फातिमा बीबी ने उन्हें मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया। उनकी इस नियुक्ति की विधि मान्यता को कतिपय व्यक्तियों ने जनहित वाद के माध्यम से न्यायालय में चुनौती दिया। उच्चतम न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया कि उनकी नियुक्ति अनुच्छेद 164(4) का उल्लंघन करती है अतः संवैधानिक और अवैध है। मुख्यमंत्री के कार्य। मुख्यमंत्री राज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी के रूप में कार्य करता है तथा राज्यपाल को मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए सभी निर्णयों से अवगत कराता है। मुख्यमंत्री विधानसभा की कार्यवाही में सक्रिय भूमिका निभाता है। सदन में नीति संबंधी सभी प्रमुख घोषणाएं उसी के द्वारा की जाती हैं तथा वह अपनी सरकार की नीतियों की रक्षा सदन में करता है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का ही नहीं बल्कि राज्य विधानमंडल का भी नेता होता है। विधानमंडल में महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा मुख्यमंत्री ही करता है। मुख्यमंत्री अध्यक्ष के साथ मिलकर विधानसभा का कार्यक्रम निश्चित करता है। विधानसभा को स्थगित और भंग किए जाने का निर्णय भी मुख्यमंत्री की सलाह पर विधानसभा अध्यक्ष करता है। इस प्रकार राज्य की शासन व्यवस्था में मुख्यमंत्री प्रमुख स्थान रखता है, परंतु मुख्यमंत्री की वास्तविक स्थिति उसके अपने व्यक्तित्व तथा राज्य विधानसभा में उसके दल की स्थिति पर निर्भर करती है। ठीक है, इसी के साथ ये चैप्टर हो जाता है समाप्त। धन्यवाद।